नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी मुझे मध्य प्रदेश से अर्शिफ़ा जी ने भेजी है। अब मैं आप सभी को कहानी अर्शिफ़ा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्शिफ़ा है। मेरी उम्र 34 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरा एक 10 साल का बच्चा है। यह घटना जो मेरे साथ घटित हुई है, यह बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। इस घटना को मैं अगर आज भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। यह घटना उस रात की है जब मैं अपने कमरे में सो रही थी और मेरा बच्चा जो कि 10 साल का लड़का था, वह अपने दादा दादी के साथ उनके कमरे में सो रहा था। मैं आप सभी को बता दूं, मेरे हस्बैंड उस वक्त ओवर टाइम करके आते थे ऑफिस से, तो इसलिए उन्हें आने में रात के 12 से 1 बज जाया करते थे। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड और मेरा 10 साल का लड़का ही है। उस रात के 11 बज रहे थे। मेरे सास ससुर लगभग 9 बजे ही सो गए थे और मेरा लड़का भी उन्हीं के साथ सो चुका था। मैंने घर के सारे काम को पूरा किया। फिर लगभग सभी काम हो जाने के बाद मैं 11 बजे सोने चली गई। मैं जैसे ही अपने बेड पर लेटी, मुझे फ़ौरन ही नींद आनी शुरू हो गई। मैं अपने कमरे के दरवाजे की तरफ पीठ करके सो रही थी और मैं अब नींद में थी। तभी अचानक मुझे लगा किसी ने मेरे कमरे का गेट खोला। मुझे लगा कि शायद मेरे हस्बैंड आ गए हैं, इसलिए मैंने गेट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह हमेशा इतना लेट ही आते थे और अपने आप ही खाना निकाल कर खाकर सो जाया करते थे। जब दरवाजे के 2 से 5 बार खुलने और बंद करने की आवाज़ आई तो मुझे ऐसा लगा कि यह मेरे हस्बैंड नहीं है, शायद कोई और है जो मेरे कमरे में आया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कमरे में आकर सबसे पहले लाइट ऑन करते हैं। मुझे काफ़ी बेचैनी सी हो रही थी और मेरा पूरा शरीर पसीने से तप रहा था, पर मैं फिर भी पलट कर नहीं देख पाई और मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं पलट कर देखूं कि कौन आया है मेरे कमरे के अंदर। गर्मी का मौसम था। तभी अचानक मेरे कमरे में मुझे ठंड महसूस होने लगी और जो 1 मिनट पहले मुझे इतनी गर्मी लग रही थी और पसीना आ रहा था, एकदम से अचानक ही मुझे ठंड लगने लगी। ऐसा लगने लगा कि मेरे कमरे में एसी चल रहा हो। तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे, मेरे बगल में आकर बैठ गया हो, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पलट कर देखूं। मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि यह कौन आकर मेरे बिस्तर पर बैठ गया है। यह मेरे हस्बैंड नहीं थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी और ना ही किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैं आप सभी को नहीं बता सकती कि उस वक्त मैं कैसा फील कर रही थी। मैं एकदम से डर के मारे काँपने लगी। फिर तभी जो मेरे बिस्तर पर आकर बैठा था, वह फ़ौरन मेरे पीछे आकर लेट गया। मुझे पूरा पता चल रहा था कि कोई मेरे पीछे आकर मेरे बगल में ही लेट गया है और अब मैं उसकी सांसों की आवाज़ें एकदम महसूस कर पा रही थी और उसकी गरम गरम मुंह से निकलने वाली सांसें मुझे मेरे गर्दन पर महसूस हो रही थी। मुझे अब काफ़ी डर लग रहा था। मेरे मन में एक बार को भी ख्याल नहीं आ रहा था कि मैं पलट कर देखूं कि कौन है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। फिर तभी मुझे मेरी कमर पर किसी के हाथ के छूने का महसूस हुआ कि किसी ने मेरी कमर को छुआ है। वह जो कोई भी था जो मुझे छू रहा था मेरी कमर को, उसका हाथ पूरा गीला था और उसका हाथ काफ़ी गर्म भी था। उस वक्त मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थी और पूरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। मैं 1-2 बार करके अपनी आंखें खोल भी रही थी, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने इस बार सोचा क्यों ना पलट कर देखूं। मैं जैसे ही पलटी, इस बार मैं देखती हूँ वहाँ कोई नहीं था और जो मैं अपनी कमर पर किसी के हाथ को महसूस कर रही थी, पर वह हाथ मुझे अभी भी महसूस हो रहा था। मैं अपने कमर को टच करने का सोच रही थी जिस तरफ उस अदृश्य व्यक्ति का हाथ था। फिर मैं वापस करवट लेती हूँ जिस तरफ से मैं पहले से ही लेटी हुई थी। तभी मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। जब मैं सो रही थी
तो मुझे मेरे निचले हिस्से में दर्द महसूस हो रहा था, वह भी बहुत तेज़ दर्द। मेरी अचानक ही आधी रात में नींद खुल जाती है। शायद रात के 2 बज रहे थे उस वक्त। इस बार जब मैं करवट बदलती हूँ तो देखती हूँ कि इस बार मेरे हस्बैंड सही में सो रहे थे मेरे बगल में। मैं अपने हस्बैंड को देखकर थोड़ी खुश हुई और चैन की नींद सोने की कोशिश की। जब मैं सो गई, मुझे फिर से नींद में मुझे मेरे निचले हिस्से में दर्द महसूस हो रहा था। मैं बार बार वहाँ हाथ लगाकर देख रही थी कि आखिर दर्द क्यों हो रहा है, पर मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर मुझे महसूस होता है कि कोई पारदर्शी चीज़ मेरे निचले हिस्से में अंदर बाहर हो रही है। अब मुझे और भी ज़्यादा काफ़ी दर्द होने लगा। फिर उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई और अब मेरी आंख सीधा सुबह जाकर खुली। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और मैं देखती हूँ कि सुबह के 9 बज रहे थे। मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ, मुझे क्यों नहीं उठाया आपने, इतना लेट हो गया तो वह बोले कि जब मैं उठा तो मैंने देखा कि तुम बहुत ही ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी और जब मैंने तुम्हारा माथा छुआ तो तुम्हें बहुत तेज़ बुखार था, इसलिए मैंने तुमको नहीं उठाया और सुबह सुबह मम्मी ने ही खाना बना दिया। मैंने मम्मी को तुम्हारी हालत के बारे में बता दिया था। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करके मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए। सुबह के लगभग 11 बजे मुझे मेरे पेट में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था और उल्टी जैसा मन करने लगा। तभी मुझे अचानक से खून की उल्टियाँ होने लगी। मेरी सास मुझे खून की उल्टी करते देख घबरा गई और वह मुझे आधे घंटे में ही हॉस्पिटल लेकर चली गई। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे खून की उल्टी क्यों हुई। तभी फ़ौरन ही उन्होंने मेरे काफ़ी टेस्ट करवाए। उन्होंने मेरे ब्रेन का भी टेस्ट किया, पर उस टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल निकला। डॉक्टर कह रहे थे शायद कि दिमाग की कोई नस फटी है, इसी वजह से खून की उल्टियाँ कर रही हूँ मैं। पर जब टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आया तो डॉक्टर को भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि यह सब क्यों हुआ। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ वगैरह दी और मैं और मेरी सास वापस घर लौट आए। जब हम घर आ गए तो सब कुछ नॉर्मल था। मैं भी एकदम अच्छा सा महसूस कर रही थी। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर लगभग 1-2 हफ्ते बाद मैं पैरालाइज हो गई। मेरे आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था और मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं पैरालाइज कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक रही। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि मैं अब ज़्यादा दिन नहीं बचूंगी। डॉक्टर ने यह भी बोला कि इनकी दिमाग की नस फट चुकी है शायद, पर टेस्ट में तो सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा है। डॉक्टर ने कहा यह जो इनके साथ हो रहा है वह दिमाग की नस फटने की वजह से ही हुआ है। शायद टेस्ट में वह दिखाई ना दिया गया हो, पर कुछ ही हफ्तों बाद मुझे होश आ गया और मैं फिर से नॉर्मल हो गई। कुछ महीनों बाद ही मुझे मेरे पेट में दर्द महसूस हुआ। मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। तभी उस वक्त मेरे हस्बैंड भी घर पर थे। संडे का दिन था। मेरी सास और मेरे हस्बैंड मुझे लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि मेरे पेट के अंदर कुछ तो है, मेरे बच्चेदानी में। डॉक्टर ने बोला कि शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं दर्द सहन नहीं कर पा रही थी और मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द भी हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पाऊंगी और मैं मर जाऊंगी कभी भी। फिर उसी दिन ही डॉक्टर ने मेरे पेट का ऑपरेशन किया और मेरे बच्चेदानी में से एक बिना सर का बहुत ही छोटा सा खून से सना हुआ बच्चा निकला। डॉक्टर ने जब उस बच्चे को बाहर निकाल दिया और मेरा ऑपरेशन पूरा हो गया अच्छे से, तब मुझे जाकर थोड़ा आराम मिला। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर और मेरे घर वाले सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि यह बच्चा मेरे पेट के अंदर आया कहाँ से, और वह भी ऐसा जो कि बिना सर के था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही मेरे हस्बैंड को कि यह मेरे पेट के अंदर एक बच्चा कहाँ से आ गया। डॉक्टर ने उस बिन सिर वाले बच्चे का टेस्ट किया तो पता चला कि वह इंसानी बच्चा नहीं था, वह कोई अजीबोगरीब बच्चा था। वह इंसानी बच्चा नहीं था। जब यह बात डॉक्टर ने हमारे घर वालों को बताई तो हम सभी भी हैरान रह गए। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही मेरी फैमिली ने घर में पूजा पाठ कराई, महामृत्युंजय का पाठ किया। महामृत्युंजय का पाठ काफ़ी दिनों तक चला, जिसकी वजह से मैं आज तक ठीक हूँ और अब मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। पर मेरे फैमिली मेम्बर्स और डॉक्टर्स आज भी परेशान हैं कि
कि यह सब जो मेरे साथ हुआ और वह बच्चा कैसे हुआ। तो दोस्तों यह थी मेरी कहानी। आप सभी को मेरी कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर दोस्तों कहते हैं ना, जिस पर बीतती है सिर्फ वही उसका दर्द समझ सकता है। फिर कुछ दिनों बाद ही यह बात मेरी सासू माँ ने अपने ही किसी जानने वाले को बताया। तो उन्होंने बताया कि आप अपनी बहू को किसी बाबा या तांत्रिक को दिखा लो। जब मेरी सासू माँ ने मुझे एक तांत्रिक को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपकी बहू पर किसी जिन का साया था, पर अब उस जिन का साया आपकी बेटी पर नहीं है। अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। आपने जो अपने घर में महामृत्युंजय का पाठ कराया था, जिसकी वजह से वह चला गया और अब वह कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। तो दोस्तों यह थी अर्शिफा जी की सच्ची और डरावनी कहानी। तो चलिए दोस्तों आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। आज की दूसरी कहानी आसिम और साजिया की है। ये कहानी मैंने अपने चैनल पर पहले भी अपलोड कर दी थी, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया था और इस वीडियो पे सिर्फ 1000 व्यूज़ ही आए थे और तभी मैंने इस वीडियो को टेक डाउन कर दिया था। तो अब मैं आप सभी को वो कहानी फिर से सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। साजिया और आसिम दोनों ने ही अपनी 12वीं पास करने के बाद एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। आसिम पढ़ने में काफ़ी होशियार था, उसे हमेशा ही अच्छे नंबर्स आते थे और वहीं दूसरी तरफ साजिया बड़ी मुश्किल से हर साल पास हो पाती थी। किताबें खोलते ही उसे नींद आने लगती थी, पर साजिया भला की खूबसूरत थी। उसके अंग एक संपूर्ण औरत की तरह थी। खुदा की बनाई हुई वो एक बेहद खूबसूरत आकृति थी। एक दिन की बात है, साजिया अपने इंग्लिश के प्रोफेसर जुनैद सर से बहुत बुरी तरह डांट खा रही थी अपने कम नंबरों की वजह से। उसकी आंखें बिल्कुल नम थी। जुनैद सर उसे कह रहे थे, पढ़ाई नहीं करनी है तो जाके शादी कर लो ना, यहाँ समय बर्बाद क्यों कर रही हो अपना और हमारा। और जुनैद सर ने उसे अपने पास ट्यूशन लेने के लिए कहा। आसिम यह सब देख रहा था। वो भी साजिया के लिए बहुत दुखी हो रहा था, पर वो करता भी तो क्या। इंग्लिश की क्लास खत्म होने के बाद साजिया चुपचाप बैठी हुई बस रोए जा रही थी। तभी आसिम पास आकर बोला, मत रो साजिया, ट्यूशन ज्वाइन कर लो ना जुनैद सर का, फिर तुम्हारे भी अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। पर साजिया ने कहा, नहीं आसिम, अच्छे नंबर कैसे आ जाएंगे, मुझे इंग्लिश तो समझ नहीं आती है यार, मैं क्या करूं, मैं अगर फेल हो गई ना तो अब्बू मेरी सही में शादी करवा देंगे। इतना बोलते साजिया रोने लगी। आसिम उसे समझाते हुए गले लगा लिया। यह पहली बार था जब साजिया और आसिम इतने करीब थे। उनके जिस्म एक दूसरे से इस तरह चिपके हुए थे। आसिम को साजिया के गले लगते ही बड़ा अलग सा महसूस हुआ। साजिया भी शायद बेहद खुश थी। आसिम साजिया के बिल्कुल करीब आ गया। साजिया ने भी उसे रोका नहीं और इस तरह दोनों करीब 5 मिनट तक एक दूसरे से चिपके हुए थे। कुछ वक्त बाद जब वे लोग अलग हुए तो साजिया जल्दी से शर्माते हुए वहां से भाग गई और अपने घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर साजिया और आसिम बस एक दूसरे के ही ख्यालों में ही खोए हुए थे। पर साजिया को अचानक से जुनैद सर की डांट याद आ गई और वो यह सोचते सोचते सो गई कि कल से ही उसे इंग्लिश ट्यूशन जाना होगा। अगली सुबह साजिया तैयार होकर जुनैद सर के घर पहुंच गई। जुनैद सर पहले से ही कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने साजिया को कुछ देर इंतजार करने को कहा। कुछ 15 मिनट बाद बाकी स्टूडेंट्स की छुट्टी हो गई और अब साजिया जुनैद सर के सामने बैठी थी। जुनैद सर उससे बड़े प्यार से बातें कर रहे थे और कह रहे थे, देखो साजिया, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अब पास होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम बस मेरी बात सुनो और अच्छे से पढ़ाई करो। साजिया भी बस जी सर कह रही थी और खुश हो रही थी कि वो अब इंग्लिश में पास हो जाएगी। जुनैद सर ने अब साजिया को पढ़ाना शुरू किया। वो भी बड़े मन से ध्यान लगाकर पढ़ रही थी और अपनी किताबों में खोई हुई थी। साजिया को इस तरह से पढ़ता देख जुनैद सर खुश हो रहे थे और उसे शाबाशी देते हुए उसके कंधे पे हल्का सा हाथ मारा। हाथ के स्पर्श से साजिया का दुपट्टा थोड़ा सरक गया और जुनैद सर साजिया को बड़े गौर से देखने लगे। उनके मन में साजिया के लिए गलत भावनाएं आने लगी और उन्होंने साजिया से कहा, साजिया, अंदर कमरे में चलकर तुम बाकी का काम करो, मुझे भी थोड़ा काम है अंदर,
मैं भी अपना काम कर लूँगा। साजिया और जुनैद अंदर कमरे की ओर बढ़ने लगे। जुनैद ने साजिया को बिस्तर पर बैठने को कहा और बोला तुम अपना लिखना शुरू करो, और जुनैद खुद बगल वाली चेयर में बैठ गया। जुनैद सर भी काफ़ी हष्ट पुष्ट वाले नौजवान मर्द थे और अभी तक कुंवारे भी थे। जुनैद ने धीरे से साजिया के कंधों पे अपना हाथ रखा। साजिया का रोम रोम चौंक गया। उसे भी जुनैद सर पसंद तो थे, पर वो इंग्लिश से इतना डरती थी जिसकी वजह से जुनैद से भी काफ़ी घबराती थी। जुनैद साजिया के करीब आने लगा और धीरे धीरे उसे चूमने लगा। साजिया ने भी उसे रोका नहीं और दोनों का एक खूबसूरत मिलन हो गया। साजिया ऐसी बला की खूबसूरत थी कि किसी भी मर्द के लिए साजिया को देखकर खुद पर काबू करना मुश्किल था। कुछ वक्त के मिलन के बाद जब साजिया ने जुनैद से कहा अब हमें शादी कर लेना चाहिए, तब जुनैद झटके से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और साजिया को फटकारते हुए बोलने लगा, पागल हो गई हो क्या साजिया? मेरे अब्बू ने मेरी शादी पहले ही तय कर रखी है और अगले महीने ही मेरी शादी भी है। तुम बस मेरी एक स्टूडेंट हो और कुछ भी नहीं। जुनैद की बातें सुनकर साजिया रोने लगी और कहने लगी, तो फिर आपने मेरे साथ यह सब क्यों किया? तो जुनैद ने कहा, मैंने क्या किया है? ये तो तुमने अच्छे नंबरों के लिए किया है। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम अच्छे नंबरों के लिए किसी भी टीचर के साथ सो सकती हो। नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे लगा आप मुझे पसंद करते हो, इसलिए मैंने आपको रोका नहीं। प्लीज़ आप ये सब कहकर मेरी बेइज्जती ना करें, खुदा के वास्ते, रोते हुए साजिया ने कहा। तब जुनैद ने साजिया को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, हाँ साजिया, तुमने सही समझा है। मुझे तुम्हारा जिस्म बेहद पसंद आया है। तुम्हारा अंग खुदा की बेहद खूबसूरत आकृति है। एक और बार मेरे करीब आ जाओ ना साजिया, आओ ना। जुनैद ने जोर लगाते हुए साजिया से कहा। साजिया को जुनैद की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो भागकर अपने घर चली आई। पूरे दिन पूरी रात साजिया बस रोती रही और खुद को कोसती रही। साजिया ने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। कुछ 4-5 दिन बीत चुके थे। साजिया अब कॉलेज नहीं गई तो आसिम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आसिम साजिया को फ़ोन करता पर साजिया उसका कॉल भी नहीं उठाती थी। इधर कुछ दिनों की दूरी ने आसिम को यह एहसास दिला दिया था कि वो साजिया से मोहब्बत करने लगा है। आसिम रोज़ साजिया का इंतज़ार करता था कॉलेज में, पर अब करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गया था साजिया को कॉलेज गए हुए। आसिम बेहद परेशान होने लगा था साजिया के लिए। उसे साजिया की बेहद फ़िक्र होने लगी। वो साजिया से बेहद मोहब्बत करने लगा था। अगले ही दिन आसिम अपनी अम्मी के साथ साजिया के घर आ पहुंचा। आसिम और साजिया की अम्मी दोनों अक्सर मिलते ही थे, तो आसिम का साजिया के घर आना आम सी बात थी। घर पहुंचते ही आसिम ने साजिया की अम्मी से पूछा, आंटी साजिया कहाँ है? तो साजिया की अम्मी ने कहा, क्या कहूँ मैं अब आपसे बेटा, ना जाने इसे क्या हो गया है। ना तो ये कॉलेज जाना चाहती है और ना ही ढंग से खा पी रही है। अल्लाह ही जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। आसिम बेटा, एक बार आप खुद जाकर पूछ लो ना उससे। साजिया की अम्मी के कहने पर आसिम तुरंत वहाँ से उठा और साजिया से मिलने के लिए उसके कमरे में आ गया। साजिया को देखते ही आसिम उसके गले लग गया और नम आंखों से कहने लगा, कहाँ थी यार तुम? 1 महीने हो गए तुमसे मिले हुए, तुम्हें देखे हुए। आई लव यू साजिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। प्लीज़ ऐसे मुझे छोड़कर मत जाया करो यार, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला हूँ कॉलेज में। आसिम की इतनी प्यारी बातें सुनकर साजिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और आसिम को धक्का मारते हुए गुस्से में कहने लगी, तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे जिस्म से? तुम लड़कों की फितरत में अच्छे से समझने लगी हूँ अब। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम भी जुनैद की तरह ही हो, जाओ यहाँ से। साजिया की बातें सुनकर आसिम एकदम से चौंक गया और बोला, क्या कहा तुमने? जुनैद? जुनैद सर? क्या हुआ है साजिया, बताओ मुझे, क्या किया है जुनैद सर ने? बोलो साजिया, बोलो, क्या हुआ है? पहले मुझे यहाँ से ले चलो, मैं सब बताती हूँ आसिम, साजिया ने रोते हुए कहा। साजिया और आसिम दोनों कमरे से निकल गए। साजिया की अम्मी भी साजिया और आसिम को साथ में बाहर जाते देख खुश हो रही थी। आसिम साजिया को अपनी बाइक पे बैठा के कॉलेज ले आया और दोनों साथ में कॉलेज की छत पर आ गए।
साजिया ने आसिम को सब कुछ बताना शुरू किया और साजिया ने आसिम से यह भी कहा कि शायद अब वो जुनैद के बच्चे की अम्मी बनने वाली है। यह सब सुन के आसिम की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने साजिया से कहा, साजिया तुम फिक्र मत करो, बस 10 मिनट दो मुझे। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ। आसिम की बातें सुनकर करीब 1 महीने बाद आज साजिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी। उसे आसिम पर पूरा विश्वास था कि वो अब सब कुछ ठीक कर देगा। आसिम ने साजिया को यहीं छत पर रुकने को कहा और खुद सीढ़ियों से नीचे आ गया और सीधे कॉलेज के स्टाफ रूम से जुनैद सर को बुलाया और उनसे कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है साजिया के बारे में। साजिया आपके बच्चे की अम्मी बनने वाली है और वो ऊपर छत पर है और अपनी जान देने की बात कर रही है। इसलिए आप मेरे साथ ऊपर छत पर चलो और एक बार साजिया से मिल लीजिए और उससे बात करके उसे समझाइए। आसिम की बातें सुनकर जुनैद बिल्कुल घबरा गया और दौड़ता हुआ छत की तरफ भागा। आसिम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। छत पर पहुंचते ही जुनैद ने साजिया को जोर से पकड़ते हुए कहा, डांटते हुए कहने लगा, पागल हो गई हो क्या जो यहाँ जान देने आई हो? अपनी गंदी हरकतों के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम? चुपचाप अपने कोख के इस पाप को ख़त्म करो और इस आसिम से शादी कर लो और दफ़ा हो जाओ इस कॉलेज से। उसकी बातें सुनकर आसिम और साजिया बिल्कुल चकित थे। आसिम ने कहा, सर आप ये कह क्या रहे हो? ये तो आपसे मोहब्बत करती है। तो जुनैद ने कहा, कोई मोहब्बत नहीं है, ये बस इसकी भूख थी। इसने खुद मुझसे जिस्मानी रिश्ता बनाया है और अब ये नाटक कर रही है। जुनैद की बातें सुनकर साजिया रोने लगी और वो आसिम से कहने लगी, नहीं आसिम नहीं, यह झूठ कह रहे हैं। इसने ही मेरे साथ रिश्ता बनाया है और अब यह मुकर रहे हैं। मैं इनसे मोहब्बत करने लगी थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने करीब आने से नहीं रोका और हम एक हो गए। आसिम चुपचाप साजिया की बातें सुन रहा था और उसने बस साजिया से ये कहा, क्या तुम्हारी कोख में इस जुनैद का बच्चा है? तो साजिया ने हाँ में सर हिलाया और फिर आसिम ने साजिया को कॉलेज की छत से धक्का मारते हुए कहा, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी साजिया और तुम एक धोखेबाज निकली। साजिया की चीख पूरे कॉलेज में गूंज गई। जुनैद पूरी तरह से घबरा गया और घबराते हुए ही उसने आसिम से कहा, ये तुमने क्या किया आसिम? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुमने साजिया को छत से फेंक दिया, उसकी जान ले ली तुमने? तब आसिम ने एक शैतानी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, मैंने जान ली साजिया की? मैं तो उसे बचाने आया था यहाँ। तुमने उसे मारा है जुनैद। तुम्हारी औलाद उसके कोख में थी और तुम उससे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए तुमने उसे मार के अपने रिश्ते से हटा दिया। जुनैद कुछ ना कह सका। वो समझ गया था कि अब वो किसी भी हालत में बच नहीं सकता। कुछ वक्त में ही पूरे कॉलेज में भीड़ जमा हो गई और पुलिस जुनैद को पकड़ कर ले गई। इधर आसिम साजिया के घर वालों को बता देता है साजिया और जुनैद के संबंधों के बारे में। साजिया के घर वालों की हालत बेहद खराब थी। दुख और बेइज्जती से उसके अब्बू को अटैक आ गया और वह भी खुदा को प्यारे हो गए। साजिया के भाई अनवर को भी अपने स्कूल में अपनी बहन की करतूतों की वजह से बहुत अपमान सहना पड़ रहा था। रोज रोज स्कूल के सीनियर बच्चे अनवर को बेहद परेशान कर रहे थे, गंदी गंदी बातें बोलकर, और तंग आकर अनवर एक दिन स्कूल से भाग गया और रोते रोते घर आने लगा कि तभी रास्ते में एक कार की टक्कर से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया। इधर आसिम का भी चैन खो चुका था। उसे हर जगह बस साजिया का ही चेहरा नजर आ रहा था। हर रात उसके सपने में साजिया आती और उसका गला दबाती। आसिम का जीना मुश्किल हो गया था। असमय और धोखे की मौत के कारण और अपने परिवार के साथ हुए अत्याचार और बदले की आग में साजिया की रूह भटक रही थी। आसिम कॉलेज जाता तो उसे ऐसा महसूस होता कि साजिया उसे पीछे से आवाज दे रही है, आसिम आसिम। आसिम जब सोने जाता तब भी उसे साजिया की चीखती हुई आवाज सुनाई देती, क्यों मारा मुझे आसिम, क्यों धोखा दिया तुमने मुझे। आसिम की तबीयत और हालत दिन प्रतिदिन बेहद खराब होती जा रही थी। उसके अब्बू अम्मी बेहद परेशान हो रहे थे।
उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। ये सिलसिला करीब 15 दिनों तक चलता रहा। आसिम का शरीर दुबला पड़ गया, आंखों के आगे काले घेरे पड़ गए। आसिम को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने बेकसूर साजिया की हत्या करके ठीक नहीं किया, पर अब पछताने का कोई मतलब नहीं था। आसिम रात भर सो नहीं पाता था और दिन में जब वो सोने की कोशिश करता तो उसकी आंखें अचानक से खुल जाती और वो चीखने लगता, साजिया मुझे माफ़ कर दो, साजिया मुझे माफ़ कर दो। आसिम की ऐसी हालत और उसे इस तरह डरता देख उसकी अम्मी उसे एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने जब आसिम की हालत देखी तो वो समझ गए कि उसे कोई रूह सता रही है। तो तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से साजिया की रूह को प्रकट किया और आसिम को सताने का कारण पूछा और वो क्या चाहती है ये जानना चाहा। तब साजिया की रूह ने जो कहा उसे सुनकर आसिम और आसिम की अम्मी दोनों चौंक गए। साजिया ने कहा, मैं इस धोखेबाज आसिम को मारना नहीं चाहती हूँ, बस मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि इस कमीने आसिम को इसके किए की सज़ा मिले और इसी कमीने ने मुझे छत से धक्का देकर मारा है। इस कमीने की वजह से मेरे अब्बू की जान चली गई है, मेरा छोटा भाई कोमा में है। इस आसिम ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। मैं बस यह चाहती हूँ कि जीवन भर यह अपने किए की सज़ा भुगते और मुझे और मेरे परिवार को इस बदनामी और बेइज्जती से छुटकारा मिले। साजिया की रूह की बातें सुनकर आसिम की अम्मी को बहुत गहरा सदमा लगा। वो साजिया को अपनी बेटी की तरह चाहती थी। वो आसिम से बेहद नाराज और गुस्सा हो गई। इधर साजिया की रूह की बातें सुनकर तांत्रिक ने भी कहा, यह रूह काफ़ी पाक है, ये इसे मारना भी नहीं चाहती, बस इंसाफ चाहती है। और अब मैं भी इस रूह को कैद करना नहीं चाहता, आपके बेटे को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। अगले दिन आसिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। और प्रोफेसर जुनैद को पहले तो उम्र कैद हुई थी साजिया की हत्या और रेप करने के जुर्म में, पर अब जुनैद को बस 7 साल की सज़ा हुई। साजिया के रेप के इल्ज़ाम में जुनैद की शादी, उसकी नौकरी, उसकी ज़िंदगी सब खत्म हो गई। हवस की एक घिनौनी मुलाकात की वजह से जेल में जुनैद को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए 1 हफ्ते बाद ही उसने खुद की नस काटकर अपनी जान दे दी। इधर साजिया और आसिम के परिवार के संबंध भी आपस में अब पहले जैसे नहीं रहे, पर साजिया का भाई 2 महीनों के बाद अब कोमा से बाहर आ गया था। साजिया की रूह भी अब आज़ाद हो गई थी और आसिम जेल में अपनी सज़ा काट रहा था। एक बेगुनाह की धोखे से हत्या करने के कारण आज 15 साल हो चुके हैं आसिम को जेल में। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की कहानी? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आप सभी के लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।